हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई नो वेरी वेल कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हो रही थी, कोई वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज कुछ तो फेस्टिवल्स थे और कुछ मैं कहीं और किसी और चीजों में स्टक थी, तो फिर वीडियो नहीं आ पा रही थी बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की एसएसटी के चैप्टर नंबर 7। इसके हम लोग आज की वीडियो में नोट्स कवर अप करने वाले हैं, जो हमारी वन शॉट की रिविजन वीडियो होने वाली है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, कि आखिर हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। चैप्टर नंबर 7 है ये, आप लोगों को हमें पता है ये चीज। एंड अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी इस वीडियो में आपका इसके नोट्स, इसकी वन शॉट रिविजन, जैसे आप लोग एग्जाम से पहले देख सकते हो। या चैप्टर पूरा पढ़ने का मन नहीं है 3 घंटे 2 घंटे का, तो आप लोग इस वाली वीडियो को देख के चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड अगर आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीटली देखने हो तो उसकी वीडियो भी अपलोडेड है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को वन शॉट में देखना है, आपको नोट्स चाहिए, तो आप लोग इस वाली वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर में हम लोग को बच्चा यही पढ़ना है कि आखिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जब भी हम कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने में हम कुछ इनपुट्स लगाएंगे। कोई चीज हमको चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट होगी कुछ चीजों की, हमने इन सब चीजों का इस्तेमाल करा, तब हमने कोई चीज प्रोड्यूस करी। तो हमने जिन चीजों का इस्तेमाल करा उन चीजों को हम बोलते हैं इनपुट। आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या, जो आपने लगाया, और आउटपुट क्या, जो आपको मिला। तो यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, जब भी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, चेयर टेबल मैट लैपटॉप कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें हमें जो भी इनपुट लगा रहे हैं, जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करके उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन चीजों को, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में? अब देखो, हम आप लोगों ने की बुक में एक एग्जाम्पल था रत्ना का। रत्ना वाज अ गर्ल, जिसका एक बेसिकली एक लेडी, जिनका एक रेस्टोरेंट था पॉज पॉइंट के नाम से, जहां पर उन्होंने अपना बिजनेस को शुरू किया था। उस टाइम पे उन्होंने एक लोकेशन सेलेक्ट करी कि हाँ जी, मुझे अपना बिजनेस, ये जो पॉज पॉइंट है वो कहाँ पे लेना है। उन्होंने उसके लिए पैसे इकट्ठे करे, इक्विपमेंट्स खरीदे, उसके लिए जो मशीन वगैरह जो भी उनको चाहिए थी, अपना स्टाफ हायर करेंगी, जो उनको लोग चाहिए, जो उनको सामान चाहिए। अब अगर फॉर सपोज उनको पिज्जा बनाना है, तो पिज्जा के लिए उनको डो चाहिए, उनको वो चाहिए होगा। अब उसमें उनको वेजिटेबल्स चाहिए, वो होगा। तो ये क्या, ये सब उनका लग रहा है इंग्रेडिएंट्स है ये सारे के सारे। और फिर उन्होंने सारी ही चीजों को प्लान करा, ऑपरेट करा। इस तरीके से बिजनेस में यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इनपुट्स को हम कंबाइन करते हैं कोई भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो यहाँ पे आपको बताए जाएंगे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी सामान को, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। हर इन प्रकार के इनपुट्स हमारे लगते हैं। पहली बात, प्रोड्यूस कहाँ करोगे, आसमान में, स्पेस में जाकर नहीं, कहाँ करोगे, लैंड पे करोगे। तो लैंड इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। प्रोड्यूस कर कौन रहा है, लोग बाग होंगे, आपकी लेबर होगी, आपका स्टाफ होगा, जैसे यहाँ पे रत्ना ने हायर करा। ये कौन है, ये आपकी लेबर, जो उसको प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगी, आपका मैनुअली काम करेंगे, लेबर लग गई एक। तीसरा, अब आप जहां पे प्रोड्यूस कर रहे हो, पहली बात, अगर आप लैंड पर भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो या तो आप उस लैंड को खरीदोगे, या आप उस लैंड को लीज पे लोगे, किराए पे लोगे। दोनों ही केसेस में आपको चाहिए ये रुपया, पैसा, नोट चाहिए आपको उसके लिए। और वो क्या आपका है, कैपिटल। उससे हम क्या बोलते हैं बच्चा, कैपिटल। इसी पैसे से, इसी नोट से, इसी रुपया से आप क्या खरीदोगे, मशीन्स खरीदोगे। जैसे यहाँ पे रत्ना ने ऊपर आपके इक्विपमेंट्स खरीदे थे, ये वो आपका कैपिटल। तो ये आपका हुआ थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड लास्ट आपका हुआ फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विच इज एंटरप्रेन्योरशिप। कि अब आपका एंटरप्रेन्योर कहां से आएगा, वो पर्सन, वो बंदा जो दिमाग लगा रहा है हर एक चीज में। लेबर का काम क्या है बेटा, आपका मेंटली वर्क करना, फिजिकली वर्क करना, वो यहाँ पे काम हो गया। लेकिन यार वो जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोडक्शन का। अगर इन चारों में से कोई भी एक, प्लीज रिमेंबर, दो नहीं, दो भी नहीं बोल रही हूँ, कोई भी एक भी अगर यहाँ पे फैक्टर नहीं हुआ, तो चीज प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। अगर दिमाग लगाने वाला ना हो तब नहीं होगी, अगर लैंड ना हो तब नहीं होगी, अगर लेबर ना हो काम करने के लिए तब नहीं होगी, और अगर पैसा ना हो तब नहीं होगी। तो अगर चारों ही चीजों में से कोई भी एक चीज ना हो, तो वो चीज, कोई भी सामान प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अगर मैं अभी कहूं
अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस बॉटल की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस माउस की, अगर इसको प्रोड्यूस करने के लिए मशीन नहीं लगी होंगी, फिर इस पे इसको सेट करने के लिए मैनुअली लेबर नहीं होगी, इसका दिमाग लगाने के लिए यहाँ पे इंटरप्रेन्योर नहीं होगा, और प्रोड्यूस करने के लिए जहां पे मशीन्स को रखा होगा उसके लिए लैंड नहीं होगा, तो ये प्रोड्यूस कभी नहीं हुआ होता। समझ गए इस बात को? वो यहाँ पर कहा जा रहा है। अब तो ये हमारे चारों के चारों कौन से हुए, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब देखो, अब जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो एक फैसिलिटेटर का वर्क करती है, यानी कि क्या करती है, अब अगर हमारे पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है तो जाहिर सी बात है हम उस काम को थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा सा आसानी से कर सकते हैं, हम ये चीजें कर सकते हैं। तो ये क्या कर रही है, वो फैसिलिटेट कर रही है और एनहांस कर रही है, हेल्प कर रही है, ताकि और जल्दी से अच्छे से वो काम जो है वो हो सके, कम से कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके। समझ में आ गई ये वाली चीज? अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिटेल में। जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लैंड, हम लोगों को पता है बच्चा, लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। देखो अगर बात करूं इस टर्म की, बेसिकली ये आपका चैप्टर वैसे भी इकोनॉमिक्स के अंडर ही आता है। अब देखो कि अगर हमने अब बात करी है लैंड की, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ लैंड ही नहीं है कि जमीन नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि यहाँ पे इसका मतलब सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो पानी हो, चाहे एयर हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे मिनरल्स हो, ऑयल, नेचुरल गैस, कुछ भी हो। तो इकोनॉमिक्स में अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रही हूँ लैंड, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, जो कि हमें नेचर से मिला है, हम लोगों ने नहीं बनाया है, ह्यूमन मेड नहीं है, लेकिन नेचुरल है। बट यहाँ पर इसका मतलब सॉइल, वाटर, एयर, सब कुछ, मिनरल, सनलाइट, सब कुछ यहाँ पे लैंड का ही मतलब होता है। तो जाहिर सी बात है जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं हमें लैंड की जरूरत होती ही है, जाहिर सी बात है जमीन हमको चाहिए उस सामान को प्रोड्यूस करने के लिए। अब चाहे आप उस जमीन को किराए पे लो, चाहे आप उस जमीन को खरीद दो, और दोनों के लिए आपको पैसा भी चाहिए, जाहिर सी बात है। यानी कि फर्स्ट यहाँ पे फैक्टर कौन सा होगा, वो हमारा होगा लैंड, जिसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। सेकंड हमारे पास होगा बच्चा आपका लेबर, कौन सा होगा, लेबर। अब मैंने बोला कि जो भी आपके फिजिकल वर्क होना है, मेंटल वर्क होना है, बहुत ध्यान से काम करना है, जुटकर काम करना है, ये भी ध्यान रखो, वो भी ध्यान रखो, उसको लगाओ, ऐसे लगाओ, जो भी यहाँ पर कर रहे हैं, पूरा भागा दौड़ी करना, सब कुछ यहाँ पे करना, वो सब काम किसका, हमारी लेबर का होता है। ये हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करती है। अलग अलग वर्कर्स होते हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कुछ भी यहाँ पर है, ये सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ का, जो उनकी स्ट्रेंथ, जो उनकी ताकत है, उनकी नॉलेज और उनके पास जो स्किल्स है, इन सबका इस्तेमाल करके यहाँ पर काम करती है। एक लेबर जो है वो ह्यूमन कैपिटल, हर लेबर, मेरे कहने का मतलब है हर लेबर ह्यूमन कैपिटल नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर फॉर सपोज ऐसी लेबर जिसके पास कुछ नॉलेज है, ऐसी लेबर जिसके पास कुछ स्किल्स है, ऐसी लेबर जो बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, ऐसी लेबर जो कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है और अच्छा ज्यादा, इसे हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या बोलते हैं इन्हें हम, ह्यूमन कैपिटल। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी। अच्छा, अब देखो जब मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन बीइंग की एज अ रिसोर्स, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है, आई थिंक नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स यूज, कौन सी क्लास का चैप्टर है ये, 7th का या 8th का, आई थिंक वो 7th का चैप्टर है। नहीं यार, तुम्हारी बुक का ही तो बच्चा, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स यूज, बिकॉज 7th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ज्योग्राफिकल लैंड वाला है। हाँ, तो वो तुम्हारा ही है मेरे ख्याल से, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स यूज, ये चैप्टर जो है 8th क्लास का तुम्हारी ही बुक का है, जहां मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि हाँ जी, रिसोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, और एक सॉरी मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और एक खुद आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है, क्योंकि ह्यूमन सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर ह्यूमन नहीं होगा तो कोई भी सामान प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा, बिकॉज दिमाग लगाने वाला, नॉलेज वाला, स्किल वाला कोई भी नहीं होगा। एंड दैट्स हाउ मैंने कहा था कि जो लोग हैं यहाँ पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है बच्चा, ऐसी एक्टिविटीज, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हम लोग पैसा अर्न कर सके, तो अपनी नॉलेज का, अपने स्किल्स का, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करें। हर जगह यहाँ पर लोगों का रोल होता है, कोई भी यहाँ पर काम करा जा रहा है, लोग बाग जहाँ पे अपने स्किल नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपनी इकोनॉमिक कोई ना कोई पैसे को जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आ रहा है मेन पॉइंट, एक लेबर की इफेक्टिवनेस के ऊपर यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कि जो एक लेबर की इफेक्टिवनेस होती है वो डिपेंड करता है उनकी डेडिकेशन पे, उनकी स्किल पे। अगर एक ऐसी लेबर है जो अपना मेंटल एफर्ट और फिजिकल एफर्ट, दोनों प्रकार के एफर्ट्स लगा रही है, वो हमारी हुई लेबर।
लेकिन एक ऐसी लेबर, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कुछ स्पेशलाइज स्किल है, हाँ जी इस चीज में मेरी बेसिक नॉलेज है या मेरी एक्सपर्टीज की नॉलेज है, यहाँ मेरे को अलग प्रकार की मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है उस चीज की, मेरे पास एक्सपर्टीज है। मैंने यहाँ पे तीनों वर्ड एक ही वर्ड में बोल दिया था कि मुझे उस चीज की स्पेशल नॉलेज एक्सपर्टीज है, मुझे उस चीज का वो काम करने की। दैट इज व्हेन, जब क्या होगा, उस लेबर की एफिशिएंसी, उस लेबर की क्वालिटी इंक्रीज होगी, उस लेबर की क्वालिटी एनहांस होगी, और उसको हम कहेंगे आपका ह्यूमन कैपिटल। तो सिंपल से भाषा में लेबर हर वो पर्सन, चाहे वो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहा हो, अब फॉर सपोज हमारे घर में मजदूर लगते हैं, ठीक है, वो भी तो काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, लेकिन वो लेबर है, ठीक है। अब फॉर सपोज अब क्या है, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर जब काम कर रहा है तो काम तो वो भी तो काम ही कर रहा है, लेकिन उसके पास स्पेशल स्किल्स है, उसके पास अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है, और वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कहीं ना कहीं। आई नो वेरी वेल कि लेबर भी कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर लेबर काम नहीं करेगी तो घर नहीं बन पाएंगे। और तभी मैंने बोला कि सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर एक नहीं फैक्टर नहीं होगा तो कोई सामान प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। लेकिन उस लेबर के भी दो प्रकार है, एक तरीके से आप ऐसे मानो, एक वो लेबर जो मेंटली एफर्ट लगा रही है, फिजिकली नॉर्मल बेसिक एफर्ट लगा रही है काम करने के लिए, और उसके वजह से काम हो पा रहा है, एक वो। लेकिन एक ऐसी लेबर जो एक्स्ट्रा, उसके पास नॉलेज है, एक्स्ट्रा स्किल सेट, एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं, एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइज चीजें हैं, और वो हेल्दी है, वो फिट है, वो और कंट्रीब्यूट कर रही है, उसे हम कहेंगे आपकी क्या, ह्यूमन कैपिटल। अब ये बात समझ में, जिसके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, स्किल्स है, हेल्दी है, फिट है, एक्सेट्रा, वो हमारी कौन हुई बच्चा, आपकी ह्यूमन कैपिटल होगी। तो जिन भी लोगों के पास ये चीजें होंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपकी ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल हमें ये दिखाती है कि जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स का मतलब आगे देखूंगे, आगे दिखाऊंगी मैं आपको कि 15 साल से लेकर के जो 59 ईयर्स तक के लोग होते हैं ना, वो हमारी आते हैं वर्कफोर्स के अंदर। तो इनकी क्वालिटी कैसी है और एक कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें दे पाएंगे, वो दिखाता है ह्यूमन कैपिटल। यानी कि ह्यूमन कैपिटल हमें ये दिखाएगा, जितनी अच्छी ह्यूमन कैपिटल होगी यानी कि उतनी अच्छी हमारी लेबर की क्वालिटी है, इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी से वो काम कर पाएगी, और उतना ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन दे पाएगी। अच्छा, अब देखो कह रहे हैं इस ह्यूमन कैपिटल के फैसिलिटेटर्स की बात करते हैं, कौन सी चीजें जो इस ह्यूमन कैपिटल को और फैसिलिटेट करती हैं। क्योंकि मैंने बोला ह्यूमन कैपिटल कब होगी, जब एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, नॉलेज है, स्किल सेट है, हेल्दी है, फिट है, वो सब चीजें बोली। अब देखो उसी की यहाँ बात करेंगे, पहले एजुकेशन की, ट्रेनिंग की। भाई एजुकेशन जाहिर सी बात है, आप लोग खुद यहाँ पे समझ सकते हो कि एजुकेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास नॉलेज आ गई, लेकिन वो नॉलेज जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आई है। और उस प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमें क्या कराई जाती है, हमें कराई जाती है बच्चा ट्रेनिंग। आपको बस यहाँ पे ये बात समझनी है कि एजुकेशन से हम लोगों को आती है थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन अगर हमें अपने हाथ से करने का, अगर हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, अगर हमें उसमें एक्सपर्टीज चाहिए, अगर हमें उसको बहुत अच्छे से अपने हाथ से करके देखना है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो हमें करनी होगी उसके लिए ट्रेनिंग। एंड दैट्स वाई हमें ये दोनों ही चीजें कराई जाती। आपने आर्किटेक्चर का कोर्स तो कर लिया, अब उस कोर्स में आपने सीख लिया अच्छा कहाँ पे क्या बनना है, अगर उतना स्पेस वहां पे क्या बनाना चाहिए, आपने सब देख लिया, वो आपकी एजुकेशन आपने ले ली। लेकिन अब जब आपको एक साइट दी जाएगी, आपको एक लोकेशन दी जाएगी, आप वहां पे एक्चुअल में काम करोगे, अच्छा ऐसे है तो क्या होना चाहिए, अच्छा यहाँ है, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। समझ में आ गया डिफरेंस। दूसरी बात यहाँ पे आएगा आपका हेल्थ केयर। जाहिर सी बात है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आपके दिमाग की यानी कि कॉग्निशन की डेवलपमेंट और आपकी बॉडी की फिजिकल डेवलपमेंट हो पाएगी। जाहिर सी बात है, अगर एक हेल्दी चिल्ड्रन होगा, एक अच्छा बच्चा है, हेल्दी बच्चा है, तो वो काम को बहुत अच्छे से कर सकेगा, जल्दी से कर सकेगा, बेटर रूप से कर सकेगा। लेकिन अगर एक थोड़ा अनहेल्दी बच्चा है तो उसको वही करने में थोड़ा सा डिले होगा, उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है। थर्ड यहाँ पे आएगा सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अब क्या होता है, कई बार इन सब चीजों में सोसाइटी का या कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं आता है इफेक्ट। जैसे कि मान लो अगर हमारे कंट्री में अगर ऐसा होता है कि या हमारे एरिया में आसपास ऐसा है, हमारे घर में ऐसा माहौल है कि बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, तो आप वहां पे देखोगे वहां के बच्चे खुद ही काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। उनको होता है कि नहीं हमारी बड़ी बहन कर रही है, बड़ा भाई कर रहा है, तो हमें भी वो काम करने, हमारे मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं तो हमें वो चीज करनी है। कुछ घरों में ऐसा होता है, देखो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम भी किसी घर को टारगेट करके बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। एक ही घर में फॉर सपोज अगर ज्वाइंट फैमिली है, एक फ्लोर ऐसा होगा जहाँ पे सब बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, और वहीं एक फ्लोर ऐसा होगा जहाँ पे बहुत नॉर्मल नॉर्मल से लोग होंगे, फिर काफी हार्ड वर्किंग है, फिर और का हार्ड वर्किंग है।
डिपेंड करता है ना, फैमिली टू फैमिली या कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री। आप जापान में देखोगे, जैसे आप मान लो जापान में केजन कॉन्सेप्ट है जहां पे कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करी जाती है। 1940 से कॉन्सेप्ट चल रहा है जहां पे उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है, और उनको ये सिखाया जाता है कि आप लोगों को सिर्फ एडुकेशन पे ध्यान नहीं देना है, हमें आपको ट्रेनिंग भी देनी है। हर एक प्रैक्टिकल चीज की वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पे हर एक चीज में होलिस्टिकली। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे जर्मन का जो वर्क एथिक है, वहां पे वो लोग कहते हैं कि हमें हाई क्वालिटी आउटपुट देना है, तो वो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अपनी टेक्नोलॉजी में, इसमें बहुत अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो अच्छा से अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कर सके, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल सके। तो हर एक कंट्री की, हर एक जगह की, हर एक जगह के कल्चर की कोई ना कोई बहुत बड़ी एक बड़ा इन्फ्लुएंस है उस चीज का। अगर हम उस चीज पे ध्यान दें, अगर हम वहां जाएं, तब हम चीज को समझ सकते हैं। अब मान लो इंडिया है, इंडिया में क्या रहता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है। हालांकि धीरे धीरे करके जाहिर है इसको इंप्रूव करने की काफी कोशिश करी जा रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके आगे खुली हुई आपकी बुक्स, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज एक नई काफी आई है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, जो ये आपकी बुक्स आई है, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। अब इनके थ्रू, हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो गया था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के तहत जो आपके पास ये न्यू बुक्स आई है ना, इसमें इतना अच्छा डाटा है, मैंने पहले ही बोला है, इतनी अच्छी चीजें हैं जो कि आप लोगों को प्रीवियस बुक्स में नहीं था ये सब कुछ चीजें। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आपको एक सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ना देके कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। आपकी इस बुक में क्वेश्चन आंसर ऐसे वाले क्वेश्चन आंसर जो कि कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्चुअल चेक करते हैं, आपका दिमाग कितना वर्क कर रहा है, आप कितना सोच पा रहे हो, आप कितना समझ पा रहे हो। सिर्फ ये नहीं है कि आपने अच्छा आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, 3 नंबर का क्वेश्चन, आपके ऊपर प्रॉपर नोट अवेलेबल था, आपने उसको टेप के लिख दिया। आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे, आप लोगों को पता है ये चीजें, ठीक है जी। चलो, यानी कि हमारी सोसाइटी का, हमारे हार्डवर्क का, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का, क्वालिटी पे ध्यान देने का, अपने आउटपुट को अच्छा करने का, मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेके जाने का, और अपने कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करने का, हार्डवर्क करने का, ये सब कॉन्सेप्ट अलग अलग कंट्री में होते हैं। अगर हम इन पे ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छे से इंप्रूव हो पाएंगे। अब अगर बात करूं कि आखिर इस ह्यूमन कैपिटल में, जिसको हमने बोला कि ऐसे लोग जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास ट्रेनिंग है, जो अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम वाले हैं, इन सब के लिए, इन सब के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, क्या लिमिटेशंस आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन सब चीजों को अचीव करने में। अगर बात करूं मैं एडुकेशन की, सबसे पहली बात, एडुकेशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बना देना चाहिए, तो यानी कि सबको मुझे एडुकेशन देनी होगी, सबको मुझे ट्रेनिंग देनी होगी, और सबको जो है हेल्दी होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा अचीव करने में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं ये अचीव करने में। सबसे जो फर्स्ट चैलेंज आता है वो हमारा आता है एडुकेशन का। अब देखो, एडुकेशन आपके एक वर्ड आता है विच इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है, चैप्टर के बीच में पढ़ाया था, पार्ट 1 में ही कवर हो गया था मेरे ख्याल से। लिटरेसी रेट जिसका मतलब होता है कि जब भी जो पर्सन बेसिकली 7 साल का और 7 साल से ऊपर के हैं, तो 7 और 7 के इक्वल है यहाँ पर, ये वाला चीज अगर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो परसेंटेज जो बेसिकली है वो हमारे आते हैं लिटरेसी रेट की पॉपुलेशन में आते हैं उसके अंदर। यानी कि लिटरेट पर्सन कौन सा होगा, लिटरेट पर्सन वो होगा जो 7 साल का, 7 से ऊपर का, उसको पढ़ना और लिखना आता है, हु कैन रीड एंड राइट। लिटरेसी रेट में वही आएगा हु कैन रीड प्लस राइट, जो पढ़ सकता है और लिख सकता है अपने एज के अकॉर्डिंग उस चीज को, उससे हम उस पर्सन को हम बोलेंगे लिटरेट। और उनका जो परसेंटेज होगा उन सब लोगों का अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, उसे हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। आई होप आपको ये चीज पता होगी। अच्छा, आप देखो बोल रहे थे कि यहाँ पे एक वर्ड यूज करा गया बच्चा, विच इज कॉल्ड अडल्ट लिटरेसी रेट। अब यहाँ पे लिटरेसी आपको समझ में आ गया, 7 साल से ऊपर की बात करी गई है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि अडल्ट लिटरेसी रेट, अडल्ट यहाँ पे क्या हुआ कि 15 साल, 15 साल और 15 से जो ऊपर के हैं, जो पढ़ सके और लिख सके अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी एज के अकॉर्डिंग, उन्हें हम बोलेंगे अडल्ट लिटरेट है वो पोर्शन। अब वो देखोगे आप, तो मेल्स के लिए है वो 85% और फीमेल्स के लिए है वो 70%। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अभी मतलब स्किल्स में, नॉलेज में, प्रोडक्टिविटी में, इन सब में ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो मतलब प्रोसेस है, वो चल ही रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की, अब इसका मतलब क्या होता है। अब देखो, आपके पास आपकी पॉपुलेशन तो है, लेकिन आपकी पॉपुलेशन किस प्रकार की है उस बात पे भी आपकी कंट्री की जो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कंट्री में ज्यादा ओल्ड एज लोग हैं जो कि 60+ हैं,
तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग काम बहुत कम करते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं तो अब थोड़ी काम करते रहेंगे बेचारे हमेशा। ये लोग क्या, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। अगर ये लोग ज्यादा होंगे तो आपकी कंट्री की जो डेवलपमेंट होगी, जो ग्रोथ होगी, वो थोड़ी सी स्लो होगी, जाहिर सी बात है। अब एक तरफ वो लोग हैं जो 15 साल से कम के हैं, जो 15 से भी और कम है, उससे भाई बच्चे हैं, वो कहाँ से काम करेंगे अभी। तो अगर ऐसे लोग बहुत ज्यादा होंगे तब भी हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है वो काफी कम होगी। लेकिन अगर ये बीच के लोग यानी कि 15 से लेकर के 59 ईयर्स तक के, अगर ऐसे लोग बहुत ज्यादा होंगे यानी कि वर्क पॉपुलेशन, जो काम करने वाली फोर्स है, वर्क फोर्स जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है। और इसे ही हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसका हम बोलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का डिविडेंड में जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। जाहिर सी बात है हमारी कंट्री में ग्रोथ होगी, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, और लोगों के स्टैंडर्ड जो है, जो रहने सहने के स्टैंडर्ड है, वो पुअर से नॉर्मल पे, और नॉर्मल से लग्जरी में जा सकते हैं। इन्हीं के थ्रू ऐसा हो सकता है, और इन्हीं हम लोग बोलते हैं हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। और हम ये चाहते हैं कि हर कंट्री का ज्यादा होना चाहिए। आप लोगों को बता दूं, जापान में ये नहीं है। जापान में हमें देखने को मिलता है कि वहां पे ओल्ड एज लोग ज्यादा हैं, बिकॉज अच्छा, अगर किसी कंट्री में ऐसा है ना कि ओल्ड एज लोग तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो बीच के लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं वो कम है, ऐसा क्यों हो सकता है? आप सोचो, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा होगा, तभी तो वहां पे लोग बाग की डेथ नहीं हो रही है उनकी, वो जी पा रहे हैं बहुत लॉन्ग टर्म तक। प्लस देखो, हमारे यहाँ पे काफी मिलावटी खाना है, वहां पे ना ये लोग मतलब कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी इन सेंस कुछ भी। आपको पता है जापान में ये लोग कुछ भी खाते हैं, और उस कुछ भी जानवर जूनवर जो भी खाते हैं, उनका जो प्रोटीन या न्यूट्रिएंट होता है वो सब भी उनके अंदर जाता है। भाई वो लोग मरते ही नहीं होते आसानी से। आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो ऐसा कुछ हो जाए, नो, वैसे भगवान की कृपा से ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मैं जैसे एक बात कह रही हूँ सिंपल, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में आपको पता है कि वहां पे जो लोग हैं थोड़ा जल्दी डेथ रेट हमारा थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब हो जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ की, या तो आप ये कहो कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू जापान, ऑल्सो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे यहाँ इतनी जापान के जैसे, जो कि हर डिजीज को आराम से क्योर कर सके। ऑल्सो हमारे यहाँ पे अडल्ट्रेशन रहता है, हर चीज में मिलावट है, कोई भी चीज प्योर आज के टाइम पे नहीं रही है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। दूसरी बात, अगर उस कंट्री में आप सोचो कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, इसका सिंपल सा अर्थ होगा कि वहां का बर्थ रेट बहुत कम होगा, तभी ऐसा हो रहा है। अब सोचो अगर बर्थ रेट वैसे ही कम है, तो यहाँ पे जो लोग 15 से कम के हैं वो कम ही है, और भी ढंग से पैदा हो नहीं रहे हैं जल्दी से, आसानी से। ठीक है जी। अब 15 से कम के जो लोग हैं वो ऑलरेडी कम है, तो इसके बाद का एज ग्रुप जो वर्कफोर्स वाला है उसमें भी कम ही लोग जाएंगे। अगर यहाँ पर 15 साल से कम लोग इतने हैं, तो इससे आगे भी तो इतने ही लोग जाएंगे ना बस। और कहाँ से आएंगे जब पैदा ही नहीं हो रहे हैं, बाकी बहुत कम रेट से पैदा हो रहे हैं, तो लोग यहाँ पे जाएंगे कहाँ? लोग पैदा ही नहीं हो रहे, यही लोग आगे जाएंगे, बहुत कम हो गई पॉपुलेशन। लेकिन जो लोगों की डेथ नहीं हो रही, जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि उनकी डेथ नहीं हो रही है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे लेके पहुंच गया आपको, आप छोड़ो, हटाओ, मत ही डालो इस पॉइंट पे, रिमूव दैट पॉइंट। अगर अब तक समझ में नहीं आया, बस आपको ये समझना है कि हाँ जी, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, कि जहां पर जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है, जो काम करने वाली है, वो ज्यादा हो। और इंडिया में ऐसा ही है। तो कहते हैं इंडिया में यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, 65% ऐसे लोग हैं जो कि इवन 35 ईयर से कम की है। तो सोचो 35 से अभी 59 तक जाने में टाइम बचता है, 25 साल ही बचते हैं हमारे पास। अब ये लोग और ज्यादा होंगे, ठीक है, यानी कि हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जो कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम है, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वही बोला हुआ है कि अगर हमें इस पोटेंशियल का, इस चीज का बेनिफिट उठाना है, तो जाहिर सी बात है हमें अपने इंडिविजुअल्स को अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल्स हमें ये देनी चाहिए, ताकि हम इस वर्कफोर्स का फायदा उठा सके, हमारे लिए, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ये बेनिफिशियल हो। समझ में आ गई आपको ये वाली चीज? अच्छा जी, अब देखो बच्चा, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, जो आपके बाकी दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, विच इज कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब कैपिटल में आप लोगों को अभी तक बता चुकी हूँ, जो मॉनेटरी रिसोर्सेज है हमारे, जो ह्यूमन मेड एसेट्स होते हैं, मॉनेटरी जो पैसे वाले आपके साइड से बात है, वो सब आपके हैं। चाहे सब कोई सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे वो भी हमारा क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। जैसे हमने बोला कि रत्ना ने जब लैंड लिया था, चाहे वो किराए पे लिया हो, चाहे कैसे भी लिया हो, वो आपका रिसोर्स लैंड वाला पार्ट हो गया। लेकिन अगर लैंड लिया तो ये तो नहीं फ्री में तो नहीं लिया,
पैसा लगा उसके लिए, तो मनी की यहाँ पे जरूरत तो बेटा पड़ती ही पड़ती है। कोई भी सामान लेने के लिए, कोई भी इक्विपमेंट लेने के लिए, अपने घर के लिए, अपने रेस्टोरेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए। अगर अभी मुझे, मेरे पास ये माउस है, आपके पास ये फोन है, मेरे पास लैपटॉप है, ये स्टॉप वॉच है, जाहिर सी बात है मैंने क्या करा होगा, इसके लिए पैसा खर्च करा होगा, आपने इस फोन के लिए पैसा खर्च करा होगा, तभी आपके पास ये चीजें आई होंगी। अच्छा, अब देखो कह रहे हैं कि आखिर एक बिजनेस में पैसा आता कहाँ कहाँ से है। या तो आपने भाई आपकी पर्सनल सेविंग है, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो या तो आपके पास आपकी सेविंग है, आपने तब करा है, या आपने अपने फैमिली से, फ्रेंड्स वगैरह से आपने लोन लिया, थोड़ा बहुत आपने वो करा, आप तब जो है कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो। और ये किसी बिजनेस का, किसी भी स्टार्टअप का पहला सोर्स होता है, पहला जरिया होता है पैसे लेने का। दूसरी बात, या आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो, जाहिर सी बात किसी बैंक से लोन लोगे, आपके पास कोई कमी हो रही है, शॉर्टफॉल है, तो जाहिर सी बात है आपने बैंक से लोन लिया है, हालांकि आपको पता है कि आपको उसे इंटरेस्ट के साथ ही रिपेमेंट करना है। नाउ इंटरेस्ट क्या होता है बच्चा, आपको पता है, जब भी हम कोई लोन लेते हैं, फॉर सपोज मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया, एग्जाम्पल समझ लो, मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया। अब मैंने एक साल बहुत ज्यादा हो गया, मान लो मैंने 6 महीने के लिए ये लोन लिया है और मुझे बैंक ने बोला है कि मुझे हर महीने 5% इंटरेस्ट पे करना है। अब वो क्यों करना होगा, क्योंकि मैं तो बैंक के पास से 10,000 रुपए लेकर आ गई, लेकिन अब बैंक को भी तो मैं कुछ ना कुछ दूंगी ना हर महीने, तभी तो बैंक मुझे दे पाएगा, वरना वो कहेगा अगर मैं तुम्हें 6 महीने के लिए दे दूंगा ये, और फिर तुम 6 महीने बाद मुझे वापस कर दोगे, तो मेरा क्या फायदा हुआ इन 6 महीनों में। तो वो बैंक अपने फायदे के लिए हमसे कुछ इंटरेस्ट लेता है हर महीने का, और उसका रेट मैंने बताया आपको 5%। तो जब मैं यहाँ पर इस आपके आगे सपोज अगर मैं 5% निकालूंगी इस 10,000 का, तो कितना आएगा, 2 0 कट गए, कितना है मेरे पास, 5 इंटू में 100, कितना होता है मेरे पास 500। अब ये 500 रुपए मैं बैंक को हर महीने पे करूंगी इंटरेस्ट के रूप में, कितने, 500 रुपए, ठीक है। यानी कि मैं 500 रुपए 6 महीने तक पे करूंगी, तो कितना हो गया, 3,000 रुपीज तो मैं एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं मुझे। और 10,000 रुपए ये आपका मेन अमाउंट है, तो ये तो मुझे पे करना ही करना है एट द एंड ऑफ 6 मंथ। यानी कि 6 महीने में मैंने 500 हर महीने पे करे, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के साथ मुझे ये पैसे भी चुकाने होंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात करूं अगर मैं स्टॉक मार्केट की, कि कई बार क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो पैसा लेने के लिए पब्लिक से अपने शेयर्स को ही सेल कर देती हैं। 10% शेयर सेल कर दिए, 20% शेयर सेल कर दिए, 50% शेयर सेल कर दिए, शेयर सेल कर दिए, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जिन भी लोगों के पास पैसा है वो उस कंपनी में अपना शेयर खरीदने के लिए पैसा दे देंगे उस कंपनी को, और शेयर जो है वो ले लेंगे, और फिर जो भी उनसे प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के पार्ट के रूप में आ जाता है। अभी आप लोगों को इस पॉइंट के बीच का जो बात की जो बहुत गहरी डिटेल है वो आपको नहीं समझनी, आपको बस जो आपके बुक में दे रखा है आपको उतने ही पॉइंट यहाँ पे समझना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो, फोर्थ अगर बात करूं यहाँ पर आपके इंटरप्रेन्योरशिप की, तो इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, फॉर सपोज आप, मैंने बोला एक लेबर नॉर्मल यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है, यहाँ पे इंटरप्रेन्योर। अब इंटरप्रेन्योर के काम क्या होता है, आपने देखा भाई आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, अच्छा ये दिक्कत होती है, अब आपने सोचा कुछ आइडियाज कि आप इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। अब आपको एक नया सोल्यूशन लेकर आए, न्यू सोल्यूशन आप यहाँ पर लेकर आ रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आप एक सोल्यूशन लेकर आ रहे हो नए रूप से, इसे हम कहेंगे इंटरप्रेन्योरशिप। आप अब क्या करो, आप बिजनेस से अलग हो, बिजनेस क्या है, हर 4 गली बाद दुकानें खुल गई, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। लेकिन आपने कोई प्रॉब्लम देखी कि आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में, आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक नया बिजनेस, एक नया स्टार्टअप, एक नए आइडिया के साथ आप कोई चीज शुरू कर रहे हो, नई चीज जो अभी तक नहीं थी, उसे हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। समझ में आई ये वाली बात आपको। तो एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आइडियाज के साथ आता है, और जाहिर सी बात है आपको ऐसे केस में रिस्क लेना पड़ेगा, क्या पता आपकी चीज चले या ना चले, आपको सारे फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करना होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ करोगे, और फिर आप एक सक्सेसफुल वेंचर बनाओगे, अपनी कंपनी, ज्वाइंट कंपनी आप वहां पे जो है वो खोलोगे। समझ में आ गया आपको ये वाली बात की एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है। जाहिर सी बात है आपके मन में कुछ आइडियाज है, आपने इनोवेशन आई, आपने कुछ नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह, सर्विसेज वगैरह वो आपने बनाई, आपने जॉब्स को क्रिएट करा, एंड जाहिर सी बात है आपने लोगों को सर्व करने के नजरिए से आपने उनका भी फायदा करा, एंड अपना भी आपने पैसा तो आप कमाओगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब देखो बच्चा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, हु इज, हमारे टाटा जी के उस पे आएंगे।
JRD Tata, whose full name is जहांगीर, क्या बोल रही हूँ मैं, जहांगीर रतन जी दादा बॉय टाटा। अब JRD टाटा यहाँ पे इनका पूरा नाम है, जो कि हमें पता है, इंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं ये। अब देखो बात करते हैं 1904 से लेकर के 1992 तक इनका जो है वो रहा था टेन्योर। इतने इनका बर्थ हुआ था और फिर इनकी डेथ यहाँ पर हो गई थी। अच्छा, कहते हैं इंडिया के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर में से एक ये रहे हैं, हमें पता है, बहुत इंडिया को उन्होंने बहुत मॉडर्न बनाने में काफी हेल्प करी है, और टाटा ग्रुप के ये हेड भी बन गए थे, हमें ये भी पता है। और काफी ज्यादा इन्होंने कॉन्ग्लोमरेशन करी है, यानी कि कोलैबोरेशन वगैरह अलग अलग जगहों पे वो सब चीजें उन्होंने काफी करी हैं बड़े बड़े बिजनेस में। अच्छा, अब इन्होंने क्या क्या हमें दिया, तो इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे, जरा उसकी अगर बात करूं तो टाटा एयरलाइंस इन्होंने फाउंड करी 1932 में, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही एयर इंडिया बन चुकी थी। इन्होंने अपने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक ही जगह पे नहीं रखा, एक ही बिजनेस में नहीं रखा, बल्कि उन्होंने स्टील में टाटा स्टील, टाटा ऑटोमोबाइल में, गाड़ी व्हीकल्स इस सब में निकाला, पावर में निकाला, केमिकल्स में निकाला, टाटा को हर जगह उन्होंने और ज्यादा ही स्प्रेड करा। इनका ये विश्वास था कि बिजनेस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है, बल्कि उन्हें सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसी बात वो कहते थे, और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते थे। हमें पता है कि बहुत सारे परसेंटेज जो है परसेंट टाटा जी का चैरिटी में जाया करता था। टाटा जी को उनके हार्डवर्क के लिए, उनकी ऑनेस्टी के लिए काफी जाना जाता था, और इसके लिए बल्कि उन्हें इतना बड़ा अमाउंट चैरिटी में भेजने के लिए उनको भारत रत्न, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता है, उससे उन्हें नवाजित भी किया गया था, उनसे उनको अवार्ड किया गया था 1992 में। तो ये कुछ टाटा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। अब अगर बात करूं टेक्नोलॉजी की, हूँ विच मैंने कहा था कि वर्क करती है एज अ फैसिलिटेटर टू द प्रोडक्शन, कि किस तरीके से और फैसिलिटेट करती है, एनहांस करती है प्रोडक्शन के प्रोसेस को। तो हमें पता है टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर आप इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, अभी लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो, नेट का इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो ये सब चीजें क्या है, टेक्नोलॉजी है। हम हमारा अगर कोई भी काम पहले होने में मुश्किल हो रही थी, अब अगर उस काम को होने में आसानी से वो काम हो जा रहा है, तो वो क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी। समझ में आपको मूवी याद है, सबको याद होगी, 3 इडियट्स, जिसमें जो आमिर खान होते हैं, जब वो वहां बैठे होते हैं अपने क्लासरूम में क्लास ले रहे होते हैं, उस टाइम पे जितना मुझे याद आ रहा है, उनसे यही सवाल पूछा गया था कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि कोई भी चीज जिससे हमारा काम आसान हो सके, हर वो चीज टेक्नोलॉजी है। स्विच ऑन करा, फैन ऑन हो गया, है ना, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अब जब बाद में आपको याद होगा कि जब वो आया था कि उनके फिर टीचर ने कहा कि नहीं नहीं, इतना सिंपल जवाब नहीं देना, थोड़ा सा ढंग से जवाब दो, तो फिर उन्होंने अपने बैग का बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में आंसर किया था। ठीक है, आपने देखी है मूवी 3 इडियट्स, काफी अच्छी मूवी, नहीं देखी तो जरूर देखना, बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छी मूवी है, बच्चों के लिए क्या, मैं आज भी देखती हूँ उस मूवी को, मुझे इतनी पसंद है। अगर कभी मुझे दिख जाए कि हाँ अभी कुछ नहीं आ रहा, तो मैं चलो वही खोल लिया, वही लगा ली, तो वही देख लेते हैं। कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत अच्छी मूवीज तो होती है, फैमिली मूवीज जो होती है, जाहिर सी बात है। आज के टाइम पे तो बहुत ही ओंधी सी मूवियां बनती हैं, जिसमें कोई सुर ताल तुक नहीं होता है, तो मुझे वो मतलब मजा ही नहीं आता, अच्छी नहीं लगती है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, बकवास स्टोरी, कुछ ढंग का है ही नहीं, कुछ नहीं मिला उन्हें तो पुराने ही किसी को रीमेक कर लिया, नहीं ऐसे नहीं पसंद। चलो टॉपिक पे आते हैं। अब देखो प्रोडक्शन वाले प्रोसेस में भी हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हो ही रहा होता है, चाहे सिंपल रूप से हो, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है, अभी फटाफट से पेमेंट करनी होती है, हम यूपीआई का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें कहीं जाना है, हम गूगल मैप जीपीएस को वहां पर यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम फटाफट से जो सबसे छोटा रूट है उसका निकाल सके। अगर हमें फार्मर्स के लिए वेदर की अपडेट लेनी है, हम तो भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत मतलब हमें जान लेते हैं कि हाँ जी वेदर फोरकास्टिंग है, कैसा क्या होने वाला है। तो आज के समय में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप लोग फोन खोल के बैठे हो, मुझे पता नहीं कहाँ से आप लोग मेरे को देख रहे हो। अच्छा, कमेंट में बता के जाना कि कौन सी स्टेट से आप लोग मेरे को देख रहे हो। आई रियली वांट टू नो। इंडिया तो मुझे पता है कि हाँ जी, मेरा मैक्सिमम 99% जो रेशियो है, वो 98% समथिंग, वो इंडिया के बच्चों से आता है। बट इंडिया में लाइट फिर गई, देखो लाइट चली गई है, इसलिए मैंने दोबारा से मतलब साइड से अपने आप को हटा दिया है, एंड मैं दूसरे वाली इस पे आ गई हूँ कि आप लोगों को सुनाई आ जाएगा, आपको दिख जाएगा कि हाँ जी मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, बिकॉज टाइम हम नहीं वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज पहले यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी,
तो पहली वीडियो बहुत लेट हो गई थी एंड तो फटाफट से हम लोग जरा पढ़ लेते हैं इसके आगे का पॉइंट। यानी कि हमने बोला था अभी तक कि हाँ जी, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज हर उस पे करते हैं। अगर आप लोग इतना दूर से बैठ के मुझे देख रहे हो, आप पता नहीं कौन सी आप लोग मुझे कौन से स्टेट से देख रहे हो, हालांकि आप लोग मुझे जिस भी स्टेट से देख रहे हो मैं जानना चाहूंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना अगर बता सको तो कि हाँ जी मैम हम इस वाली स्टेट से आपकी वीडियोस को देख रहे हैं। सोचो आप इतने दूर दूर से वीडियोस को देख पा रहे हो, कहीं बैठकर आप कोई भी काम कर पा रहे हो, मैं कहता हूँ वो सब क्या है, वो सब है हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसका हम आज के रूप में काफी इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस की बात करूं तो हमको पता है कि ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है आज के टाइम पे, जिन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है। अब हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता भी है। ठीक है, अब देखो आपको पता है पहले के समय पे हम ना मतलब लेटर्स वगैरह लिखा करते थे, आज के टाइम पे क्या है, ईमेल कर दिया, आराम से व्हाट्सअप कर दिया, इंस्टा भेज दी, चैट कर कुछ भी यहाँ पे कर लिया। अब क्या है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पुराने टेक्नोलॉजी की आज भी है हमारे पास, वो रिटेन है। एग्जाम्पल के लिए आपको ये पुलेस दिख रहे हैं, जिनका आम इस्तेमाल होता है, वो आज भी इस्तेमाल होता है। हमने देखा था वीडियो में भी कि जब भी कुएं से हम लोग पानी निकालते हैं, यहाँ पे वो पुले ये लगा होता है, जिससे हम वो खींचकर उसमें से अंदर से जो है पानी निकाल लेते हैं, ऐसे करके वो उस प्रकार का वो होता है। तो यहाँ पे व्हील बैरो आपने ये देख रहे हो, ये जो आपको हर कंस्ट्रक्शन साइट पे दिख जाएंगे, इसके अंदर ईंट वगैरह ढो के, मलबा ढो के उसको इधर जगह जगह लेके जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं वो आज भी इस्तेमाल में है। अच्छा, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें आपका, हाउ आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कनेक्टेड, कि आखिर ये सब आपस में कनेक्टेड कैसे है। मैंने पहले ही बोला कि अगर इन चारों फैक्टर्स में से कोई भी एक अगर फैक्टर मिसिंग हो या उसका मिसयूज हो, तो जाहिर सी बात है या तो प्रोडक्शन बिल्कुल स्टॉप ही हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, या कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात करूं कि सब जो आपस में काफी कनेक्टेड हैं, ये हमको पता है, ये सब एक साथ ही वर्क करते हैं किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स को, सर्विस को प्रोड्यूस करने में। अब देखो हम बात करूं, अगर आपका जो लेबर वाला फैक्टर था ना, उसमें आपके दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, बेसिकली दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है हमारा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और एक होती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। यानी कि आपके दो प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पे हमें लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काम है, आप हाथ से कोई काम कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन दूसरी जगह अगर वो कैपिटल इंटेंसिव है, जहां पे हमें पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा है, कैपिटल की जरूरत, मशीन्स की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो वहां वो क्या होगी हमारी कैपिटल इंटेंसिव। यानी कि अगर हम कोई सैटेलाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम सेमीकंडक्टर की चिप्स बना रहे हैं, हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, उसे हम बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। अच्छा, अब देखो हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली ऑलरेडी। अब अगर यहाँ बात करूं मैं कि ह्यूमन एफर्ट का रोल क्या रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर किस तरह रहती है, उसका क्या रोल रहता है, उसमें कुछ खास बहुत चीजें यहाँ पे नहीं है, बस हाँ इतना बता रखा है कि हाँ जी ह्यूमन एफर्ट जो है हर स्टेज पे लगा ही होता है, हमें चाहिए ही होता है। किसी भी चीज को डिजाइन करना है तो चाहिए, किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को सुपरवाइज करना है तो भी चाहिए, अगर हमें प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है तो भी चाहिए, बाद में हमें कोई भी काम करना है, हमें कुछ भी यहाँ पर हमारा एफर्ट लग रहा है, तो हमें यहाँ पे लेबर तो चाहिए ही चाहिए होती है। यहाँ पे लेबर भी यहाँ पर आ गई ह्यूमन एफर्ट में, और हमारी ह्यूमन कैपिटल भी यहाँ पर आ गई। दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं हमें वो यहाँ पर चाहिए होते हैं। और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हाँ जी हमें किस समय कौन से गुड्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो पैसा है, जो कैपिटल है, जो मशीन्स है, जाहिर सी बात है पैसे से हम लैंड खरीद सकते हैं, हम लेबर खरीद सकते हैं, उनको सैलरी पे करेंगे, हम स्पेस खरीद सकते हैं, अपनी मशीनरी खरीद सकते हैं, हम ये सारी चीजें पैसों से ही कर सकते हैं। यानी कि चारों ही फैक्टर जो है एट द एंड में यही बोलूंगी कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चारों ही फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब बात करें अगर मैं कि आखिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाहिर सी बात है, अगर बात करूं मैं नेचुरल रिसोर्सेज की, इन्हीं के लिए मेन है। अब देखो इसके अलावा जो लेबर है, लेबर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है हमारी, कि हम जो है सही से काम करें, उनको सही वेजेस दें, उनको सही वर्किंग कंडीशन में काम कराएं, उनसे ओवर वर्क ना कराएं, ये चीज हम कर सकते हैं। कैपिटल के लिए क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कि जो हमारे पास पैसा है, जो मशीन्स हैं, हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें, वाइजली यूज करें, ऐसा ना है बहुत फालतू वेस्ट करें उस चीज को।
एंटरप्रेन्योर के लिए क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? अब एंटरप्रेन्योर तो खुद ही एंटरप्रेन्योर है, वो तो खुद दिमाग लगा रहा है अपना, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं आखिर लैंड की, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, उसके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? जाहिर सी बात है, हमको पता है ये बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो वाटर है, चाहे लैंड है, चाहे मिनरल्स है, कुछ भी है, ये सब लिमिटेड है। और अगर हमने इनका केयरलेस तरीके से इस्तेमाल करा तो ये सब डैमेज हो जाएंगे, ये सब खत्म भी हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रोड्यूसर को जो सामान को प्रोड्यूस कर रहा है उसे क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज, रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उनका पोल्यूशन ना हो, वेस्ट ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए फ्यूचर की जनरेशन के लिए, यानी कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे हम आज के एनवायरनमेंट को बचा सके और आने वाली फ्यूचर की जनरेशन के लिए उस चीज को रख सके, कंजर्व कर सके, बचा के रख सके अपने पास। अच्छा जी, ये बात करी हमने कि हाँ जी, लैंड के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। कहते हैं इंडिया जो है, मैंने आप एक नोट लिख दिया जो आपकी बुक में था ऑलरेडी, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फोन का मैन्युफैक्चरर है चाइना के बाद, ठीक है जी। कहते हैं लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा बिजनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज के प्रति भी होती है, जाहिर सी बात है। तो वर्कर्स के प्रति, लेबर के प्रति, एम्प्लॉयज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अभी बताई थी कि उनको सही सैलरी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, कॉम्पनसेशन उनका जो है फेयर होना चाहिए, सही वर्किंग कंडीशन में उनसे काम करानी चाहिए, और जाहिर और साथ साथ ओवर वर्क, ओवर उन्हें काम जो है उनसे नहीं कराना चाहिए। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट, अगर कोशिश करें कि हम अपनी लेबर को स्किल डेवलप करा सकें, कोई ना कोई, हम उनको जो है कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सके जिससे उनकी स्किल इंप्रूव होंगी, तो वो काम और अच्छे से करेंगे, प्रोडक्टिव काम करेंगे और ज्यादा बेटर रूप से एफिशिएंट वो रह पाएंगे। अगर बात करूं वर्क प्लेस पे अधिकारों के प्रोटेक्शन के, जाहिर सी बात है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, उनको कोई भी उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं होनी चाहिए, और जहां पर भी वो लोग काम कर रहे हैं उनको वहां पे कुछ अधिकार मिलने चाहिए, लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल पे, उनको यहाँ पर ये अधिकार मिलने चाहिए। अच्छा जी, अब देखो बच्चा, हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे विच इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि जब भी यहाँ पर कोई बिजनेस यहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं, तो वो सोसाइटी, जो आपका सोसाइटी है, मतलब जो भी है, उन सब के बारे में वो ध्यान रखते ही रखते हैं, लेकिन जो भी इन्वायरमेंट के कंसर्न्स हैं, जो भी इन्वायरमेंट की चीजें हैं जिससे सोसाइटी को फायदा हो, कोई भी नुकसान ना हो, बायोडाइवर्सिटी है हमारी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, बायो का मतलब होता है जो भी सामान हमको नेचर से मिल रहा है, और डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता, तो चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनमें जो भी विभिन्नता है, उनमें जो भी डाइवर्सिटी है, उसको भी यहाँ पे ध्यान रखना, उसका भी, उसके लिए यहाँ पे कंसर्न होना, ये सब क्या है, सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे हम कहते हैं कि आखिर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसकी सोसाइटी को लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें किसी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए, उनके एनवायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, देखो फॉर सपोज कि आप ऐसे कोई काम नहीं करोगे जिससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो, तो ये आपको नहीं करना है। आपको जो आसपास के लोकली कम्युनिटीज रह रही हैं, आपको उनके भी भले के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप फॉर सपोज आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पे लाख लोग रहते हैं, पर इस वाले एरिया को मुझे डेवलप करने के लिए यहाँ पे मुझे डैम बनाने की जरूरत है, तो आप यहाँ पे लाखों के लाखों लोगों को यहाँ पे हटा दो, उसके बाद जो आप डैम बनाओ। आपको ऐसे भी काम नहीं करने हैं। प्लस क्या है, यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर्स को रिस्पेक्ट के साथ डील करो, ये भी आपका इसी के अंदर आता है कि हंसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अपनी सोसाइटी को लेकर, आप कंपनीज को अपने सोसाइटीज को लेकर, अपने लोगों को लेकर, अपने इन्वायरमेंट को लेकर काफी कंसर्न रहना चाहिए, काफी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट में करे जाने वाली सोशल यानी कि सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब हमने बोला कि इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है, लेकिन सोसाइटी को या फिर नेचर को नुकसान पहुंचा के, हार्म करके नहीं करनी है। प्लीज क्लियर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है जी, कहते हैं इंडिया जो है वो फर्स्ट नेशन है, फर्स्ट कंट्री है जो कि सीएसआर का लॉ लेकर आया है 2014 में, जिसने ये बोला है कि हाँ जी, जितने भी कंट्रीज के कंपनीज के मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं, उसका 3 साल का एवरेज प्रॉफिट जो रहेगा उसका 2% जो है हमें यहाँ पर सीएसआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खर्च करना होगा। समझ में आ गया जी। एंड बच्चा, दैट वाज ऑल ऑफ योर चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और बता के जाना कि आप लोग कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखी है तो आप लोग को पता होगा कि मैंने आपसे क्या ये क्वेश्चन पूछकर भेजा है आप लोगों को।
ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आपको आप टेंशन नहीं लेनी है, वीडियोस ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली आएंगी। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आउट ऑफ वीडियोस हो चुकी हूँ, बिकॉज काफी कुछ ऑलरेडी अपलोड हो गया है, बट स्टिल जो भी चीजें यहाँ पर रह गई हैं, आप लोग मुझे कृपया करके वो सब चीजों को याद दिला देना। थैंक यू सो मच बच्चा, आज मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।